आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं धर्मवीर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। आप सामने देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर योगाभ्यास अध्यापन पाठ। देखिए आजकल नेट की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बहुत आ रहे हैं। इस वर्ष जो अभी सितंबर में 4 सितंबर को ऑनलाइन मोड से जो एग्जाम हुआ है नेट योग का, उसमें भी इसी से एक प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था और इससे पहले लगभग 3-4 एग्जाम ऐसे हो चुके हैं जिनमें टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और खासकर एक पुस्तक का रेफरेंस देकर, ये पुस्तक आप देख रहे हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, इस पुस्तक का रेफरेंस देकर पूछा जाता है। तो बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम कंफ्यूज होते हैं, डाउट में होते हैं, कैसे हम इन प्रश्नों को समझें और कैसे इसका सॉल्यूशन करें। तो आज इसी पुस्तक में से ये विधि ली गई है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेज, टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेज, यानी जो लेसन प्लान आप बनाते हैं या योगिक जो प्रैक्टिसेज आप करवाते हैं उसका आप कैसे लेसन प्लान बनाएंगे या कैसे उसका अध्यापन करेंगे, कैसे उसकी टीचिंग करेंगे, है ना। टीचिंग लेसन्स यानी जो पाठ है, जो लेसन है, वो कैसे टीच करेंगे आप, इसका योगाभ्यास का, यानी योग की जो क्रियाएं हैं, योग की जो प्रैक्टिसेज है, योग के जो अभ्यास हैं, अलग अलग जो अभ्यास होते हैं, षटक्रम की क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, बंद है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, अनेकों क्रियाएं हैं योग की। तो उनका अध्यापन कैसे करें, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस कैसे करवाएं, तो उसका जो प्लान है, उसका जो लेसन है, उसकी जो लेसन प्लान है ना, टीचिंग लेसन योगिक प्रैक्टिसेस की, आज उसको हम सीक्वेंस से जानेंगे। आपको सीक्वेंस जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें इसी में से पूछ लेता है ना, विद द रेफरेंस ऑफ दिस बुक। तो देखिए सबसे पहले लेसन प्लान आपने बीएड में भी बनाए होंगे, जेबीटी में भी बनाए होंगे या दूसरे जो भी कोर्सेज हैं उनमें लगभग लेसन प्लान बनाना सिखाते हैं, यानी कैसे आप एक अच्छे शिक्षक बने, कैसे क्लास को अच्छे से आप पढ़ाएं, है ना, कैसे आपका लक्ष्य निर्धारित हो। इसके कई लाभ होते हैं, यानी समय की बचत भी होती है ना, और शिक्षक जो है विषय केंद्रित रहता है। मतलब एक योजना पर ढंग से किसी पाठ को पढ़ाना या कोई प्रैक्टिस करवाना, वो लेसन प्लान कहलाता है। क्योंकि बिना योजना के किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें फिर आपके उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपको उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो मैं इसको अक्सर ऐसे कह सकता हूँ या कहता हूँ कि जैसे आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, आपका कोई भी मैच हो सकता है, तो उससे पहले आपको वार्म अप करना जरूरी है, उससे पहले आपको फिजिकली मेंटली तैयार करना जरूरी है। तो ये जो लेसन प्लान होता है, ये एक योजना होती है, ये आपको तैयार करती है आपके लक्ष्य के लिए, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सभी तरह से आपको तैयार कर देती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इससे आपका ध्यान केंद्रित होता है, इससे आप एक फॉर्मेट में बाउंड होते हैं, है ना, आप फिर इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो ये लेसन प्लान के बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी बताई। तो देखिए सबसे पहले पाठ क्रमांक होता है, यानी लेसन जो पाठ क्रमांक है, जो लेसन है उसका सीरियल नंबर होता है, आपका लेसन कौन सा है, यानी आपका जो लेसन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, यानी जो भी आपका लेसन है, जो भी आपका चैप्टर है। इसके अलावा अध्यापक का नाम, यानी कौन आपको पढ़ाने वाले हैं, उस टीचर का नाम क्या रहेगा, ये यहाँ पर मेंशन करना है। विद्यालय का नाम, वो आपके महाविद्यालय का भी हो सकता है, विद्यालय के भी हो सकता है ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल आदि का नाम हो सकता है।
क्योंकि लेसन प्लान एक्चुअली छोटे बच्चों में ज़्यादा फेमस होता है, यानी खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए ज़्यादा बेटर होता है। ये आपका एक रिकॉर्ड भी होता है, आप इससे रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं ताकि आप जो कमेटियाँ होती हैं उनको आप प्रेजेंट कर सकें। खासकर ये जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें ये अपनी जो टीचर की डायरी होती है उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आज आपने किस डेट को कौन सा लेसन आपने पढ़ाया था। तो ये अपना रिकॉर्ड भी होता है एक आपके पास कि इस लेसन को मैंने उस डेट को पढ़ाया और उस क्लास को पढ़ाया, ठीक है ना। दूसरा कक्षा, यानी कौन सी कक्षा है, 6th A है, 7th B है, 9th है, 11th है, जो भी आपकी क्लास हो सकती है। फिर पूर्व में प्रस्तुत, इसके इधर लिखेंगे दिनांक, यानी किस डेट को आप ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जिस डेट को आप पढ़ाने वाले हैं वो डेट आपको मेंशन करनी है। फिर समयावधि क्या रहेगी, यानी कितनी देर आप वो प्रैक्टिस कराएंगे, कितनी देर आप वो अभ्यास कराएंगे, या कितनी देर आपका वो लेक्चर रहेगा, या वो प्रैक्टिस जो सेशन है ना, वो थ्योरेटिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वो कितनी देर का है। अमूमन वो अलग अलग होता है, कहीं पर 20 मिनट का होता है, कहीं पर 30 मिनट का होता है, कहीं पर 40 मिनट का होता है, कहीं पर 50 मिनट का होता है, कहीं पर 1 घंटे का होता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम 1 घंटे का ही होता होगा। तो वो समावधि आपको लिखनी है। फिर आपका पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास या जो अभ्यास आपने सिखाए हैं उनको आपको लिखना है कि कौन से अभ्यास आपने करवाए हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले दिन आपने सेतुबंध का अभ्यास कराया था, सेतुबंध आसन का अभ्यास करवाया था, या षटक्रम की बात करूं तो मान लीजिए पहले दिन आपने जल नीति का अभ्यास करवाया था, तो वो आप लिख सकते हैं जल नीति का अभ्यास। और प्रस्तुत अभ्यास यानी आज क्या कराना चाहते हैं आप, तो वो आप लिख सकते हैं। आज मान लीजिए आप सूत्र नीति कराना चाहते हैं, ठीक है, या आप चक्रासन करवाना चाहते हैं, तो वो अभ्यास आपको लिखना है, ठीक है। पाठ का लक्ष्य क्या है, क्योंकि कोई भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य मुख्य जरूर होता है कि आप ये क्रिया क्यों सिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम सूत्र नीति सिखा रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, सूत्र नीति क्यों सिखाना चाहते हैं हम बच्चों को। सूत्र नीति इसलिए सिखाना चाहते हैं ताकि उसकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो, है ना, उसका माइंड जो है वो कंसंट्रेटेड रहे, ठीक है। तो आप एक लक्ष्य लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। लक्ष्य एक्चुअली एक होता है, मुख्य लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य आपके अनेक हो सकते हैं, ठीक है। यानी टारगेट आपका एक होता है, जैसे आपको मंजिल पे जाना है वो आपका टारगेट है, और जो स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, वो आपका लक्ष्य है। जैसे अष्टांग योग की मैं बात करूं तो अष्टांग योग में 8 लिम्स हैं, 8 स्टेप्स हैं, 8 चरण हैं। तो जो प्रत्येक चरण है वो अपने आप में एक उद्देश्य है, ठीक है। यम अपने आप में उद्देश्य है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और अंतिम जो टारगेट क्या है, समाधि। तो समाधि आपका लक्ष्य है, ठीक है। समाधि आपका क्या है, लक्ष्य है, आपका गोल है, आपका टारगेट है, और जो उसके पार्ट्स है वो क्या है, आपके उद्देश्य है। तो जीवन में आपके उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। अगर मैं लाइफ की भी बात करूं तो आपका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही होता है ना कि मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है। अब पाठ का उद्देश्य क्या है कि जो आप सूत्र नीति का अभ्यास करवा रहे हैं, या चक्रासन का अभ्यास करा रहे हैं, या नोली क्रिया करा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके जो उद्देश्य क्या है, अब मान लीजिए हम सूत्र नीति की बात कर लेते हैं कि सूत्र नीति का तो हमने कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, ENT केयर हो जाएगी बच्चे की, है ना, ईयर नोज थ्रोट के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, उसकी मेमोरी पावर तो इंक्रीज होती ही है, उसका माइंड कंसंट्रेट होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है, उसकी नेत्र ज्योति बढ़ती है ना। और इसके अलावा और भी आपके मन में कोई विचार हो कि ये उद्देश्य हो सकते हैं, मैं सूत्र नीति इसलिए करा रहा हूँ, इससे बच्चों को ये लाभ मिलेगा, ठीक है ना, ये मेरा टारगेट है सूत्र नीति करवाने का, इससे बच्चों को ये उद्देश्य पूर्ण होगा। तो या जल नीति करा रहे हैं तो आप जल नीति का इसलिए अभ्यास करा रहे हैं ताकि इससे बच्चों का सूत्र नीति आराम से होने लग जाए, है ना, कफ की समस्या दूर हो जाए, खांसी की समस्या दूर हो जाए,
एलर्जी की समस्या दूर हो जाए। तो ये अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है कि मेन टारगेट क्या है। तो ये आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपका टारगेट या गोल है, लक्ष्य। इसके अलावा सहायक सामग्री या आवश्यक सामग्री। तो देखिए सहायक जो सामग्री होती है जिसे टीचिंग एड्स बोलते हैं, उसमें आपका जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इस चौक, अगर मेरे पास चौक नहीं है तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं। ये चौक देखिए जो बोर्ड पे लिखा गया है, ये इस चौक की वजह से लिखा गया है। आप समझ रहे हैं ना बातें, कि जो लिखा गया है इस चौक की वजह से लिखा गया। अगर ये चौक नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूं। अगर ये मेरे पास चौक है लेकिन बोर्ड नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना। कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। लेक्चर स्टैंड नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आती है। आप प्रैक्टिकल अभ्यास करा रहे हैं तो सहायक सामग्री आपकी जो आपका जो विषय है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे आप आसनों का अभ्यास कराते हैं तो उसके लिए मैट है ना, मैट हो सकता है। मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन से रिलेटेड सामग्री हो सकती है। अब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे को बोर्ड चौक आदि की जरूरत पड़ी है ना। अगर मैं षटक्रम की क्रियाएं करवा रहा हूँ, आपको जलनेति करवाता हूँ, तो जो जलनेति का पोट है उसकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी गीजर आदि होना चाहिए। आपको पानी डालने के लिए कोई पात्र होना चाहिए, जग आदि, एक गिलास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास नमक होना चाहिए। सूत्रनेति की है तो सूत्रनेति होनी चाहिए। तो ये सब सहायक सामग्री है। अगर कोई अभ्यास में आपको प्रोजेक्ट पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास उससे रिलेटेड पीपीटी होनी चाहिए, है ना, वो प्रोजेक्टर होना चाहिए। तो जो भी जिस तरह से आप क्लास ले रहे हैं या चार्ट प्रेजेंट करें तो आपके पास चार्ट होना चाहिए, है ना। जिस भी ढंग से आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो सामग्री होती है उसे ही सहायक सामग्री कहते हैं, है ना। सहयोगी, जो शिक्षण में सहयोगी है, ऐसा सीरीज होती है ना, टीचिंग एड्स बोलते हैं इनको, सहयोगी सामग्री। तो ये सब है। तो ये आप सीक्वेंस शायद समझ गए होंगे। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाठ क्रमांक हो, फिर अध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, फिर पूर्व में जो अभ्यास कराए वो, कि कौन सा अभ्यास आपने कराया था पहले दिन कक्षा में। हम स्वाभाविक रूप से पूछते भी है ना कि भाई कल मैंने आपको जलनेति का अभ्यास करवाया था, क्या सब बच्चों को आ गई है? तो वो हम लिखते हैं ना भाई कल जो पूर्व में जो अभ्यास कराया था वो जलनेति का था, या सिखाए गए अभ्यास। फिर आज जो हम कराएंगे या अभी जो हम करवा रहे हैं यानी सूत्रनीति करा रहे हैं तो उसका लिखना आपको। फिर पाठ का लक्ष्य आपको लिखना है, पाठ का उद्देश्य यानी पाठ का एम क्या है ना, टारगेट क्या है, गोल क्या है, मेन टारगेट क्या है। उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य एक होता है। उद्देश्य आपके 4-5 आप लिख सकते हैं ऐसे डाल के, 1 2 है ना, 3 4 ऐसे डाल के लिख सकते हैं। सामग्री भी आपको लिखनी है, जिस तरह से भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप टीचिंग करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सामग्री होनी चाहिए। प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल की, थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्योरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है अवस्थाएं। स्टेजेस क्या है, चरण क्या है। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है नेट के एग्जाम में। तो ये जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमए एमएससी कर रहे हैं या यूजी कोर्सेज कर रहे हैं, है ना, बीए बीएससी योग में, तो उसमें भी ये लेसन प्लान बनवाया जाता है। एक सब्जेक्ट होता है टीचिंग मैथोलॉजी ऑफ योग, है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग योग, अलग अलग नाम से होता है। टीचिंग मैथोलॉजी ऑफ योग या मेथड्स ऑफ टीचिंग योग, है ना, योग शिक्षण की विधियाँ, योग अध्यापन की विधियाँ, अलग अलग तरीके से उसका नाम होता है। तो उसकी अवस्थाएं क्या है, उसके चरण क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, वो सब हम विस्तार से जान लेते हैं। अभी 2024 में यही पूछा गया था, इसके चरण पूछे गए थे, स्टेप्स पूछे गए थे। लोनावाला की जो अध्यापन विद्या नामक पुस्तक है उसके चरण बताइए, सेम सीक्वेंस पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहला जो चरण है, नंबर डाला हुआ है हमने। अब पाठ का अभ्यास है, पाठ का आरंभ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ लेसन, बिगिनिंग ऑफ लेसन। तो पाठ का आरंभ किससे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आपकी थ्योरेटिकल क्लास हो चाहे प्रैक्टिकल क्लास हो। खासकर प्रैक्टिकल क्लास में तो आप जो पाठ का आरंभ करेंगे वो प्रार्थना के साथ करेंगे,
पुस्तक में प्रार्थना लिखा हुआ है, मैंने ओब्लिक करके मंत्र भी लिखा है। मंत्र से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मंत्र भी अपने आप में प्रार्थना ही होता है। देखा होगा आपने, योग प्रोटोकॉल का अभ्यास जो है वो मंत्र के साथ ही है, और उसको प्रार्थना भी लिखा गया है ना। कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ओम संगच्छदं संगदधं संवो मनामसि जानिता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब मिलकर बोले, हम सब अपने पूर्वजों की भांति प्रेम से अपने कर्तव्य का पालन करें। इसका ये अर्थ होता है। तो ऐसे आप प्रार्थना से आपको शुरू करना है। दूसरा जो स्टेप है, क्रिया विधि का प्रारंभ, यानी जो पाठ का है वो प्रस्तुतिकरण करना है। यानी जो पाठ आपने यहाँ पर लिखा है कि आप पाठ प्रस्तुत अभ्यास, यानी क्या नाम है, आपने सूत्र नीति नाम दिया है या जल नीति नाम दिया है या अग्निसार क्रिया नाम दिया है या आपने उसको चक्रासन नाम दिया है या पूर्ण चक्रासन नाम दिया, कोई भी आपका हो सकता है। तो उसी का ही हमें पाठ का प्रस्तुतिकरण करना है। ये भी याद रखना है, ये भी पूछता है कई बार एग्जाम में कि इसका ए स्टेप, इसका बी स्टेप, इसका सी स्टेप। यानी जो क्रिया विधि है, यानी आपकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, जो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे या मेथड्स ऑफ टीचिंग है ना, जो मेथोडोलॉजी जो प्रयोग कर रहे हैं वो 3 चरणों में होती है। एक बैठक व्यवस्था, दूसरा अभ्यास का मौखिक परिचय और तीसरा आंशिक और पूर्ण प्रदर्शन। ये 3 चरणों में पूर्ण होती है क्रिया विधि। यानी जो भी आप परफॉर्म करने वाले हैं या बच्चों से परफॉर्म करवाने वाले हैं वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो सबसे पहले क्या है, बैठक की व्यवस्था, यानी सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब आप योगाभ्यास करवाते हैं, मान लीजिए कोई आसन का अभ्यास आप करा रहे हैं तो उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट सबसे बेस्ट है। कम बच्चे हैं तो अर्धचंद्राकार विधि सबसे अच्छी होती है। हाफ मून मेथड या टेक्निक सबसे बेस्ट है ना, ऐसे गोलाकार बैठाते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है और साइज भी पूछा गया है कई बार, ये भी याद रखना आपको। 40 वर्ग फुट सिटिंग अरेंजमेंट बताया गया है, 40 वर्ग फुट। एक व्यक्ति के लिए कितना होना चाहिए, 40 वर्ग फुट। ये कैसे किया, जैसे मान लीजिए आसन करते हैं तो मैट लगाते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, 40 वर्ग फुट, 40 स्क्वायर फीट। तो कैसे होता है आपको पता होगा, लगभग 6x3 का आपका मैट होता है। यह आपका योग मैट है। 3 फीट लगभग ये चौड़ा होता है और 6 फीट ये लगभग लंबा होता है। ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की लगभग कितनी होती है, 6 फीट होती है। ठीक है, चौड़ा इसकी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट होती है। लेंथ और ब्रेड्थ, अब देखिए, अब 1 फीट स्पेस तो इधर भी चाहिए ना कम से कम, और 1 फीट स्पेस इधर चाहिए। तो 3 फीट तो ये चौड़ा है ही पहले, 1 फीट आपको इधर चाहिए, कितना हो गया 4 फीट, और 1 इधर हो चाहिए। मतलब आपके मैट के 1 फीट इधर स्पेस चाहिए, 1 फीट इधर चाहिए। तो कितना होगा टोटल 5 फीट होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि दोनों तरफ 1-1 फीट बड़ा है। तो 3 पहले था, 3 + 1 + 1 = 5। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी होगी एक व्यक्ति के लिए, 5 फीट। मैट कितने का है, 3 फुट का। अब लेंथ कितनी है, 6 फुट। अब स्वाभाविक है कि 1 फुट तो इधर भी चाहिए गया पीछे। आपने योग मैट ऐसे बिछा रखा है तो 1 फुट पीछे चाहिए, आपके सर के पीछे जगह चाहिए दूसरा मैट लगाने के लिए। 1 फुट कम से कम इधर जगह चाहिए आपको। तो आपका 6 फीट पहले लंबा मैट है, तो 1 फुट इधर हो गई, कितनी होगी 7, और 1 फीट इधर, तो कितनी डिस्टेंस हो गई टोटल, ये जो डिस्टेंस है टोटल हो गई है 8 फीट। ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए कितना चाहिए, 8 लेंथ और 5 ब्रेड्थ। तो जब आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L × B, लेंथ गुना ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो गई 8,
ब्रेड्थ कितनी हो गई ना, सॉरी हाँ, लेंथ हो गई 8 और ब्रेड्थ कितनी हो गई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 8 यानी L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 5, इजिकल टू कितने हो गए 40 स्क्वायर फिट, क्योंकि फिट में है तो फिट में आएगा, स्क्वायर फिट यानी वर्ग फुट। आप समझ गए होंगे शायद इस डायग्राम से अच्छे से। तो ये भी कई बार पूछा गया है, एक दो बार नेट के एग्जाम में। तो इस पुस्तक में, योगा अभ्यासों के अध्यापन विद्या पुस्तक में ये भी दिया गया है, आप नजदीक से अच्छे से देख लीजिए इस पुस्तक को, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका अर्ध चंद्राकार अच्छा होता है। 3-4 सिटिंग अरेंजमेंट दिए गए अलग अलग, एक पूरा गोलाकार होता है सर्कुलर, एक रो में होता है, एक पंक्तियों में होता है। उसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा मैटर हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट देख लेंगे। अगर आप परफॉर्म खड़े होकर कराते हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी आप जब जलनेती कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका अरेंजमेंट होना चाहिए कि कैसे बच्चों को सीक्वेंस में खड़ा करना है ताकि आपकी नज़र सबके ऊपर रहे। और जब आप प्रैक्टिकल अभ्यास कराते हैं प्राणायाम या आसन या मुद्रा, तो प्रत्येक बच्चे पर आपकी नज़र होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे पर, कि इस लाइन का बच्चा भी दिखना चाहिए, इस लाइन का लास्ट बच्चा भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे आपको दिखाई नहीं दे रहे और आगे आपका स्पेस जो है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ये नहीं कि आप नीचे छोटे पड़ गए और बच्चे आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो स्पेस ऐसा हो आगे भी आपका बैठने का थोड़ा ऊंचा हो जिससे वो बच्चे आराम से आपको दिखाई दे, यानी स्टूडेंट्स आपको अच्छे से दिखाई दे जिनको आप अभ्यास करवाएंगे। फिर जब आपकी सिटिंग व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद अभ्यास का मौखिक परिचय आपको देना है, यानी ओरल प्रेजेंटेशन आपको देनी है। बैठा दिया, उसके बाद क्या करना आपको, ओरल प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। हालांकि आप प्रार्थना से पहले बैठा देते हैं, ये तो आप प्रार्थना से पहले बैठा देते हैं, क्योंकि जब आप प्रार्थना कराते हैं तो बैठा के ही करवाते हैं ना, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, है ना, इस तरह से। तो बैठाना तो यही हो जाता है, लेकिन क्रिया विधि यहाँ से प्रारंभ होती है एक्चुअली, ठीक है। मेन बॉडी ये है। हो सकता है प्रेयर कराने के बाद हम उनको अलग अलग बैठा दें, है ना। प्रेयर कराने के बाद हम उनकी व्यवस्था थोड़ा बदल भी दें, क्योंकि प्रेयर तो बैठकर ही होती है, तो बैठकर तो हम नजदीक बैठाकर भी प्रेयर करा सकते हैं। उसके बाद फिर हम उनको अलग अलग जगह पर अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड प्रयोग किया गया है। फिर अभ्यास का मौखिक परिचय, ओरल प्रेजेंटेशन, यानी जो अभ्यास आप करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आप सूत्र नीति करवाना चाहते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन आपको देनी है, उसके बारे में आपको बताना है कि षटक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। हठ योग ग्रंथों में षटक्रम का वर्णन मिलता है, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली में वर्णन मिलता है, उसी में ही सूत्र नीति, जल नीति का वर्णन मिलता है ना। उसका थोड़ा सा परिचय देना है आपको, परिचय के साथ साथ मतलब उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना है, थोड़ा उसका परिचय बताना है, और फिर उसकी मौखिक रूप से क्रिया विधि बताना है। जैसे कि भाई ये आप सूत्र देख रहे हैं, इसको नासिका से हम डाल लेंगे और मुंह से हमें निकालना है। फिर उसके आपको थोड़ी प्रिकॉशंस बतानी है कि भाई देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है या किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है, मतलब जो भी समस्याएं हो उनसे भी तो अवगत कराएंगे ना, कि बच्चा जल्दबाजी में, जोश में वो क्रिया कर ले और बाद में उसको दिक्कत हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सावधानियां उन्हें बतानी है, उसके बेनिफिट हमें बताने हैं, क्योंकि थोड़ा बेनिफिट बताएंगे तो बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो लेकिन सावधानियां भी साथ बतानी है कि किस बच्चे को इस क्रिया को अभ्यास नहीं करना, यानी अग्निसार क्रिया है, फीमेल को अगर मेंसेस आए हैं उसमें नहीं करवाना है, किसी लड़के या लड़की को पेट में दर्द हो रहा है नहीं करवाना है, भोजन कर रखा है, अभी भोजन किया है, लाभ तो हमने बहुत बता दिए बच्चे को, लेकिन बच्चा कहे कि सर मैंने तो अभी भोजन किया है, अग्निसार क्रिया हम नहीं करा सकते। तो ये लाभ यानी बेनिफिट्स, सावधानियां यानी प्रिकॉशंस, ये सब हमें इंट्रोडक्शन के साथ ही जो ओरल प्रेजेंटेशन है हमारी, या मौखिक परिचय है, या मौखिक रूप से हम प्रस्तुति दे रहे हैं, उसी के दौरान हम बता देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आंशिक और पूर्ण, ये आंशिक और पूर्ण प्रदर्शन, यानी दृश्य श्रव्य साधन का भी प्रयोग कर सकते हैं हम।
भाई प्रदर्शन करवाना है ना बच्चों से, हमें अग्निसार का परफॉर्म करवाना है, या चक्रासन को परफॉर्म करवाना है, या हमें सूत्र नीति का अभ्यास करवाना है, या हमें जल नीति का अभ्यास करवाना है, तो उसका आंशिक रूप से, यानी आंशिक का मतलब होगा एक अल्प, थोड़ा, कम मात्रा में, हल्का। तो ये तो नहीं है कि पहले हम एकदम से करा देंगे। जैसे हम नोली का अभ्यास कराते हैं तो पहले हम वाम नोली कराते हैं, फिर दक्षिण नोली कराते हैं, फिर बाद में या उससे पहले हम अग्निसार क्रिया कराते हैं, फिर नोली का अभ्यास कराते हैं, है ना। तो पहले कोई भी एक्सरसाइज है या कोई भी क्रिया है, पहले उसका हम शॉर्ट रूप कराते हैं, उसका अर्ध रूप कराते हैं, या सामान्य अभ्यास कराते हैं, ताकि एकदम से कोई खिंचाव ना आए, एकदम से कोई झटका ना आए, है ना। जैसे पद्मासन करवा रहे हैं तो उससे पहले हम बटरफ्लाई करवा सकते हैं, फिर उसके बाद पद्मासन आराम से लग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम चक्रासन कराते हैं तो गर्दन, मान लीजिए पोजीशन आपने ले ली है तो गर्दन पीछे टिका देते हैं और गर्दन टिके हुए हम उठाते हैं शुरुआत में, फिर हम बाद में उसको पूर्ण कराते हैं, ठीक है। तो एकदम से पूरा नहीं कराना है आपको कोई भी क्रिया। ऐसे ही सूत्र नीति भी हो सकती है, ऐसे जल नीति भी हो सकती है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हम एकदम से उस क्रिया को पूर्ण रूप से करवाएं। तो पहले आंशिक अभ्यास कराना है, पार्ट टाइम, छोटा, हल्का, सूक्ष्म, थोड़ा, और फिर उसे पूर्ण अभ्यास करवाना है। ऐसे ही अगर आप इसको बोर्ड के ऊपर करवा रहे हैं, यानी पावर पॉइंट के द्वारा करा रहे हैं, पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दृश्य श्रव्य साधन है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम जैसे उष्ट्रासन का अभ्यास करवा रहे हैं तो पहले हम अर्ध उष्ट्रासन को दिखाएंगे कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको पूर्ण उष्ट्रासन करना है। शायद आप समझ गए होंगे। तीसरा, ये इसी के पार्ट थे 2 की, क्रिया विधि, यानी पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है, मैंने जो प्रेजेंटेशन दी है उसी का ही ABC पार्ट है, यानी पहले सिटिंग अरेंजमेंट, फिर ओरल प्रेजेंटेशन, और फिर आंशिक और पूर्ण प्रदर्शन, और उसके बाद ये तो 3 इसके पार्ट हैं, ठीक है। एक पे क्या है, पाठ का आरंभ यानी प्रार्थना से, फिर क्रिया विधि का प्रारंभ, फिर तीसरा क्या है, व्यक्तिक अभ्यास। तो व्यक्तिक अभ्यास के भी 2 पार्ट हैं, A और B। व्यक्तिक अभ्यास का मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस। तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस में क्या है कि एक व्यक्ति को भी हम अभ्यास करवा सकते हैं, या एक व्यक्ति पर भी हम फोकस कर सकते हैं। जिससे कि कोई क्वेश्चन में करवा रहा हूं या पूछ रहा हूं तो कई बार नहीं होता कि भी आपको समझ में नहीं है, हाँ सर मुझे नहीं है, तो दोबारा टीचर पढ़ाता है, ठीक है। या कोई आसन एक बच्चे से नहीं हो रहा, इनसे नहीं हो रहा है, इनसे नहीं हो रहा है, तो उनका व्यक्तिगत अभ्यास हम करवाएंगे। यानी मैंने देखा ग्रुप के अंदर सभी ने सूर्य नमस्कार कर दिया, एक बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उसका हम इंडिविजुअल अभ्यास करवाएंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, समय निर्धारण, कि भाई जिनका अच्छा अभ्यास होता है चक्रासन का, वो 40 सेकंड तक रुक सकते हैं, 50 सेकंड तक रुक सकते हैं, 1 मिनट तक रुक सकते हैं। जिनका अभ्यास कम होता है वो सिर्फ 5 सेकंड रुक के ही तुरंत वापस आ सकते हैं। तो ये इसमें 2 पार्ट में ये करवाना व्यक्तिगत अभ्यास में, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस करना इसमें हमें, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत अंतर, यानी हो सकता है जो बच्चा पहले से अच्छा अभ्यासी हो वो इसको और अच्छे से कर रहा हो, टाइम ज़्यादा लेगा उसमें, और एक बच्चा बिल्कुल नया है, बिगनर है, तो उसको वो कम समय लेगा, तो तुरंत वापिस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो नए अभ्यासी हैं, आज पहली बार कर रहे हैं या अभी शुरुआत हुई है, वो 5 सेकंड या काउंटिंग 5 तक रुकेंगे, और जो पुराने हैं या जो अनुभवी हैं वो 10 सेकंड तक रुकेंगे। ऐसे भी हम करवा सकते हैं समय का निर्धारण। फिर दूसरा, एसओडियों को देखना, कि फिर हमने देखा कि बच्चे कर तो रहे हैं लेकिन उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो खामियां हैं, है ना, उनमें उनकी हम जांच करेंगे कि इस रो में 3 नंबर पे बच्चा ठीक नहीं कर रहा, इस रो में 5वें नंबर पे बच्चा ठीक नहीं कर रहा, तो उनके एसओडियों को हम देखेंगे, और फिर जाकर हम नजदीक जाकर दोबारा करवा सकते हैं कि बेटा आपका ये चक्रासन गलत था, या आपने जल नीति गलत की थी, आपका पानी नासिका से नहीं आ रहा था, आपका पानी इसी साइड से निकल रहा था, ठीक है। तो हम उसके पास जाकर उसको हम सुधरवाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे, ठीक है। एसओडियों को देखना और सुधारना, उनकी जांच करना, और फिर उनका निवारण करना, ये भी कह सकते हैं। उनकी जांच करेंगे और फिर उनका निवारण करेंगे, या उनकी जो गलतियां हैं
या गलत तरीके से जो अभ्यास कर रहे हैं वो हम देखेंगे और फिर उसमें हम सुधार करवाएंगे। अगला है 4.4 नंबर, ये समूह अभ्यास। यानी ये ध्यान रखना, पहले इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, व्यक्तिगत अभ्यास है, फिर समूह अभ्यास है। ये भी सीक्वेंस पूछा गया था एक बार नेट के एग्जाम में। तो समूह अभ्यास का मतलब क्या होगा? ग्रुप प्रैक्टिसेज, है ना, ग्रुप क्लास, ग्रुप प्रैक्टिस। तो ग्रुप प्रैक्टिस में भी यही होता है कि समय निर्धारण होता है, उसमें भी इसके भी 2 पार्ट है। इंडिविजुअल के भी 2 पार्ट है, याद रखना, ग्रुप के भी 2 पार्ट है। यानी समय निर्धारण करेंगे, वही समय ग्रुप में भी कि भाई सभी को 5 सेकंड रुकना है, ठीक है। उसमें हमने इंडिविजुअल में अलग अलग समय दिया था कि भाई तुम 5, ये वाली लाइन 5 सेकंड रुकेगी, ये वाली लाइन 10 सेकंड, ये वाली 15 सेकंड। या जो नए अभ्यासी है वो इतने सेकंड रुकेंगे, जो मध्यम है वो इतने सेकंड, और जो एक्सपर्ट है वो इतने सेकंड रुक सकते हैं। लेकिन ग्रुप में हमें कॉमन समय निर्धारित करना पड़ेगा, भाई सभी को 30 सेकंड रुकना है, ठीक है। जैसे योग प्रतियोगिता होती है ना, उसमें रुकते हैं। समय निर्धारण के बाद एसओदियों को देखना और सुधारना, फिर वही जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उनकी जांच करना, उनको अच्छे से समझना और फिर उनका निवारण करना, उनका सुधार करवाना कि बेटा आप यहाँ पर ये गलती कर रहे थे, ठीक है। वो आपकी षटक्रम की कोई क्रिया हो सकती है, अग्निसार क्रिया हो सकती है, नोली क्रिया हो सकती है, कोई आसन हो सकता है, कोई प्राणायाम हो सकता है, कोई मुद्रा हो सकती है, कोई बंद हो सकता है, कोई भी क्रिया हो सकती है योग की, तो उसमें हमें सुधार करवाना है। ये 4 नंबर था। फिर 5वें नंबर पर क्या है? पाठ समाप्ति। पाठ समाप्ति, एंड ऑफ लेसन, ठीक है। एंड ऑफ लेसन, लेसन की समाप्ति कैसे करेंगे? तो देखिए, योग में किसी भी क्रिया का जब समापन करते हैं तो इसमें 2 दे रखे हैं पुस्तक में, योगाभ्यासों के अध्यापन विद्या पुस्तक में 2 तरह से दे रखा है। एक तो जैसे आपने अभ्यास करवा दिया, चक्रासन का कराया या सर्वांगासन कराया, कुछ भी करवाया आपने, तो उसके बाद सबसे पहले आपको स्थिलीकरण करना पड़ेगा। स्थिलीकरण का मतलब क्या होगा? रिलैक्सेशन। आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपने अभ्यास कराया है तो उसके बाद थोड़ा खिंचाव आता है, तो अभ्यास के बाद काउंटर पोज तो जरूरी है। जैसे आपने चक्रासन कराया तो काउंटर पोज जरूरी है, पवन मुक्तासन करा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप बच्चों को लेटा देंगे, शवासन में लेटा सकते हैं, मकरासन में लेटा सकते हैं, शंख आसन में करवा सकते हैं। वो आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा अभ्यास आप करवा रहे हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करेंगे। तो उसके बाद बच्चे को बोलेंगे आपकी बाईं करवट होकर आप बैठ जाएंगे आराम से, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए। फिर बैठने के बाद टीचर क्या पूछेगा? हाँ बच्चों बताओ, आज अभ्यास ठीक लगा आपको? जी सर बहुत अच्छा लगा। तो बताइए मजा आया आपको? जी सर मजा आया। कल फिर करें अभ्यास? जी सर बिल्कुल। फिर बच्चे प्रश्न कर सकते हैं, सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरे से ये क्रिया है ना, यहाँ आके धागा अटक जाता है। सर मैं नोली कर रहा था ना तो मेरे पेट में खिंचाव आ रहा था। सर ये श्वास को रोक बाहर छोड़ना है या अंदर रोकना है? हालांकि टीचर ने बताया, फिर भी बच्चे क्वेश्चन किसी भी तरह के कर सकते हैं। सर नोली क्रिया में या अग्निसार क्रिया में श्वास को बाहर रोकना है, या सर हम एक श्वास में हमें करना है या दूसरा श्वास लेना है ना? क्योंकि नए बिगिनर्स को तो टुकड़ों में कराना होता है। बच्चे की जिज्ञासा है, बच्चा प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकता है। सर चक्रासन के बाद है ना मैंने पवन मुक्तासन किया तो मेरे कमर में दर्द हो गया। तो तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों के द्वारा, और फिर टीचर उनका उत्तर देता है, उनका समाधान करता है, उनका निवारण करता है। हो सकता है विदाउट क्वेश्चन भी बच्चों को हम अपने अनुभव के आधार पर खुद ही प्रश्न क्रिएट करके उनको उत्तर दे सकते हैं कि भाई तुम्हें इस प्रक्रिया में ये चीज महसूस हुई होगी और तुम्हें ऐसे इसको आपको करना है, ठीक है। फिर एक्चुअली यहाँ पर एंड दे रखा है, लेकिन इसके बाद भी जब प्रश्न उत्तर का सेशन हो जाता है, स्थलीकरण हो जाता है, तो मुझे लगता है जब बच्चों को कक्षा से छोड़ते हैं तो शांति पाठ अवश्य होना चाहिए, है ना। शांति पाठ आपने सुना होगा एक्चुअली तो, ओम दयो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापय शांति असदय शांति वनस्पत शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति 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 है। इससे भी करवा सकते हैं। योग प्रोटोकॉल में क्या है? शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 है। ऐसे भी आप करवा सकते हैं। कुछ जगह पर इसका 3 टाइम्स प्रणव का उच्चारण करके या ओम का उच्चारण करके या नाद का उच्चारण करके भी समापन करवाया जा सकता है। ठीक है, 3 बार आप करवा सकते हैं ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग, और उसके बाद आप 1 मिनट 2 मिनट मौन भी बैठा सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से आप कक्षा का समापन कर सकते हैं। लेकिन योग अध्यापन पुस्तक जो है उसमें यहीं तक दिया है, यानी पाठ समाप्त का स्थलीकरण और प्रश्न उत्तर। ठीक है, अगर ये आता है शांति पाठ, ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये आज हमने चर्चा की योग अध्यापन जो पुस्तक है उसमें जो टीचिंग लेसन दिया गया है या योगिक प्रैक्टिसेस कैसे हमें करवानी चाहिए, उसका आज हमने विस्तार से जाना। तो ये तो कॉमन है, इसमें तो कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से संभावना ज़्यादा है। ठीक है, जो स्टेजेज हैं, अवस्थाएं हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पाठ का प्रारंभ किससे करना चाहिए? बिगिनिंग ऑफ द लेसन प्रार्थना या मंत्र से करनी चाहिए। क्रिया विधि का प्रारंभ किससे करना चाहिए? या पाठ का प्रस्तुतिकरण, उसमें 3 पार्ट है। उसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे कि कैसे बैठाना है, कैसे खड़ा करना है ना, या लेटाना है। फिर अभ्यास का मौखिक परिचय देंगे, ओरल प्रेजेंटेशन देंगे कि ये अभ्यास का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे और अभ्यास के फायदे बताएंगे, अभ्यास की सावधानियां बताएंगे, है ना, पूरी उसकी मेथोडोलॉजी बताएंगे। फिर आंशिक और पूर्ण प्रदर्शन कराएंगे। हम उसको पहले हल्का या छोटे रूप में कराएंगे, पार्ट में कराएंगे, अर्ध रूप में कराएंगे, जैसे अर्धउष्टासन होता है, अर्धहलासन होता है, फिर उसको पूर्ण कराएंगे। फिर व्यक्तिक अभ्यास आता है। व्यक्तिक अभ्यास में समय निर्धारण होता है। इंडिविजुअली किसी को कुछ समय तक रुकना है, किसी को कुछ समय तक रुकना है, किसी को कुछ समय तक रुकना है। फिर उसके बाद अशुद्धियां हमें देखनी है, गलतियां देखनी है कि कौन बच्चा कौन से आसन में क्या मिस्टेक कर रहा है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। और घूमते हुए में क्लास में घूमना भी है। ठीक है ना, कि कौन बच्चा ठीक कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है, उसको फिर हम नोट करके और फिर हम बच्चे को टारगेट करके, टारगेट का मतलब उसको चिन्हित करके कि ये बच्चे ने मिस्टेक की इसमें, इस बच्चे ने यहाँ पर ये मिस्टेक की। क्योंकि अच्छा जो टीचर होता है वो मिस्टेक्स को नोट करता है कि इस लाइन में 4था बच्चा, इस लाइन में 5वां बच्चा ये मिस्टेक कर रहा है, तो फिर हम उसको ध्यान रखेंगे और फिर उनकी जो अशुद्धियाँ हैं उनकी जाँच करके हम उनको सुधरवाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत अभ्यास के बाद समूह अभ्यास यानी ग्रुप प्रैक्टिस, उसमें भी समय का निर्धारण होगा, तो मैंने पहले बताया आपको। फिर उसमें उनकी जो जांच करेंगे, जो गलतियां कर रहे हैं, जो अशुद्धियां कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे थे तब टीचर बोर्ड पे लिखाता था तो टीचर बीच में जाके देखता था कि अरे तने ये मिस्टेक की है, तुझे ये वर्ड लिखना नहीं आया, मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। ठीक है ना, या कई बार टीचर कोई वर्ड बोलता है, चलिए सभी लिखिए कुंभक लिखिए, तो कुंभक लिखने में बच्चों ने मिस्टेक कर दी, तो टीचर प्रत्येक की कॉपी जाके देखता है कि किसने दिखाओ मेरे को किसने क्या लिखा है। या कई बार टीचर कोई अंग्रेजी वर्ड बोलता है कि सभी बच्चे ना सुपरिटेंडेंट लिखो, सुपरिटेंडेंट लिखते हैं तो बच्चे की देखा कि गलत स्पेलिंग है, इसकी गलत है, इसकी ठीक है, इसकी गलत है, इसकी ठीक है, फिर बोर्ड पे टीचर लिखकर उनको ठीक करता है। आगे है आपका पाठ का समापन, है ना, ये कौन सा है? 5वां। 1 2 3 4 5, तो 5 इसके चरण है या स्टेप है। मेजर जो स्टेप है वो 5 है। तो 5वां क्या है? स्थलीकरण के अभ्यास। ए पार्ट है इसका, पहले स्थलीकरण का अभ्यास होगा। ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न उत्तर पहले नहीं होगा, पहले स्थलीकरण होगा यानी रिलैक्सेशन होगा। जैसे ग्रुप प्रैक्टिस होगी तो बच्चों को रिलैक्स कराना है, मकरासन में करा सकते हैं, शवासन में करा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, और आसन के अकॉर्डिंग या प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं हम। फिर प्रश्न उत्तर सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और फिर उसके बाद आप प्रणव का उच्चारण करवा सकते हैं, ओम का उच्चारण करवा सकते हैं 3 बार, 1 मिनट या 2 मिनट मौन रख सकते हैं, कोई संकल्प आप करवा सकते हैं, शांति पाठ आप करवा सकते हैं, और इस तरह से आप लेसन को
समाप्त करवा सकते हैं, यानी आपकी कक्षा पूर्ण हो जाती है। और फिर आप बच्चों को क्लास से बाहर, अगर अगली क्लास है तो उसमें भेज सकते हैं, या आपका कक्षा पूर्ण होती है तो आप प्रस्थान कर सकते हैं, दूसरा शिक्षक आके अपना लेक्चर ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई पर्सन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी सहर्ष आपका स्वीकार्य है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।